गरीब बहू पहनेगी 50 लाख का लहंगा। नितिन कॉलेज खत्म होते ही कॉलेज के बाहर चाय बेचने वाली लड़की के पास जाता है और एक चाय ऑर्डर करता है। सर, आपकी चाय। जैसे चाय देती हो वैसे ही अपना हाथ भी दे दो। मैं तुम्हें कितनी बार अपने दिल की बात बता चुका हूँ। क्या भाभी जी, मेरे दोस्त का दिल क्यों तोड़ती हो बार बार? अब मान भी जाओ ना। नितिन, तुम बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब हैं। ना मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मानने वाली है और ना ही तुम्हारे घर वाले। इसलिए मुझे छोड़ दो और कोई अमीर घर की लड़की देखो। इसके लिए तुम्हारे घर वाले भी राजी हो जाएं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे घर वाले मान जाएंगे तब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी ना? हाँ। लो भाई, भाभी ने हाँ कर दिया। अब बस तो अपने घर वालों को मना ले। नेहा की हाँ सुनकर नितिन बहुत खुश होता है और चाय की कप वहीं रखकर अपने दोस्तों के साथ नाचने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने घर जाता है और रात को खाना खाते हुए सभी को नेहा के बारे में बताता है। जब घर वालों को यह पता चलता है कि नेहा एक गरीब घर से है तो सभी लोग उसका विरोध करते हैं। देख ले शांति, तेरे बेटे ने तो कसम खा ली है कि हमारी नाक कटवा कर ही रहेगा। अरे अमीर खानदान की लड़कियां मर गई हैं क्या जो इसने उस गरीब चाय बेचने वाली को पसंद किया है? तू अपने बेटे को समझा दे, वो गरीब चाय बेचने वाले की बेटी हमारे घर की कभी बहू नहीं बन सकती। अरे इतने गरीब तो हमारे घर के नौकर भी नहीं है जितनी गरीब लड़की तूने पसंद की है। वो लड़की महीने का क्या कमाती होगी? 10,000, 20,000 बस। पता है ना, हम अपने घर के नौकरों को 50,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी शादी उस गरीब लड़की से होने भी दूंगी? बेटा, अपने सर से प्यार व्यार का भूत हटाओ और करियर पर ध्यान दो। और रही शादी की बात, जब तुम्हारी सही उम्र होगी तो हम लोग खुद ही अच्छे से घर की लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। प्यार पैसे देखकर नहीं होता। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नेहा से। नितिन खाने पर से उठकर चला जाता है और उसका ऐसा तेवर देख उसकी दोनों भाभी निशा और पूजा कहती हैं। आप लोगों ने देवर जी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया, तभी तो बगावत करने पर उतर गए। अगर अभी आप लोगों ने इसे काबू में नहीं किया तो पता नहीं आगे और क्या क्या गोल खिलाएंगे देवर जी। दीदी आप कुछ भी बोलो और सोचो, पर हम दोनों की बहू बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जी नितिन कैसे उस गरीब से शादी करता है। पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ होता है पर नितिन भी जिद पर अड़ा होता है और इसीलिए ना अब वो किसी से बात करता है और ना ही खाना खाता है, जिस वजह से पूरा परिवार उसे समझाने उसके कमरे में आते हैं। नितिन बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा भला चाहती हूँ। उस लड़की का पीछा छोड़ दे, तुझे उससे अच्छी लड़की मिलेगी। मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं, वही लड़की चाहिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तू अपनी दादी का मरा हुआ मुंह देखना चाहता है क्या? अगर हाँ तो ठीक है, कर ले उससे शादी, पर याद रखिए उस लड़की के घर में आते ही मेरी इस घर से अर्थी उठेगी। और मैं भी सोचूंगा कि मेरा एक बेटा मर गया। सभी घर वाले मिलकर नितिन को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं पर नितिन किसी की नहीं सुनता और जब वो घर वालों को नहीं मना पाता तो नेहा और उसकी माँ से झूठ बोलता है। आंटी जी, मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं और शुभ मुहूर्त कल का ही निकला है। मेरे घर वाले आउट ऑफ इंडिया है ना, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बात करा दूंगा और वो लोग वीडियो कॉल पर हमारी शादी देख लेंगे। नेहा आप तो मान जाओ, मेरी फैमिली भी मान चुकी है। नेहा बेटी, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा जीवन साथी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि तू सबका दिल जीत लेगी। और दामाद जी, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। शोभा नितिन का झूठ पकड़ लेती है और वो अपने बच्चों की खुशी के लिए उन दोनों की शादी करवा देती है। और जब नितिन बिना अपने घर में किसी को बताए शादी करके आता है तो सभी लोग नेहा और नितिन को देखकर मुंह बनाते हैं। आखिर तूने अपनी मनमानी कर ही ली, पर अब तू हमारी भी बात कान खोल कर सुन ले। इस लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं मानते। ये तेरी बीवी तो बन गई पर मेरी बहू कभी नहीं बन पाएगी। और बहू तुम दोनों, कोई जरूरत नहीं है इसका गृह प्रवेश करने की। और काजल, तू अब अपने भैया की चापलूसी करना बंद कर, सब जाओ अपने कमरे में। अपने अमीर ससुराल में आते ही ससुराल वालों की बेरुखी देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अकेले नितिन के साथ घर में आती है और कमरे में बैठकर रोते हुए नितिन से कहती है, मेरी वजह से सब तुम्हें कितना भला बुरा सुना रहे हैं। हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे कल ही मेरे घर छोड़ देना। मैंने तुमसे शादी तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा साथ पाने के लिए की है और मुझे अपने घर वालों पर और तुम पर पूरा विश्वास है। तुम उनका दिल जीत लोगी और वो तुम्हें अपना लेंगे। भला इतनी अच्छी और गुणी लड़की से कौन नफरत कर सकता है?
नितिन नेहा को हौसला देता है। अगली सुबह नेहा घर में सबसे पहले उठती है और रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। तभी वहां उसकी दोनों जेठानी आती हैं। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? दादी जी की बात भूल गई क्या? तुम इस घर की बहू नहीं हो, जाओ यहाँ से। और तुम सब अपना काम करो। दीदी, मेरी तरह आप भी इस घर की बहू हैं। आपने भी अपनी पहली रसोई करी होगी, तो मैं क्यों नहीं? हम तो बस अपने घर वालों की बात मान रहे हैं। चलो दीदी। पूजा और निशा नेहा को उसकी पहली रसोई करने से मना कर देती है, पर नेहा किसी की नहीं सुनती और नौकरों से जिद करके पहली रसोई में मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पुलाव, पराठे और खीर बनाती है और सबके आने से पहले ही डाइनिंग टेबल पर खाना सजाती है। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आता है और सब खाना खाकर खाने की काफी तारीफ करते हैं। क्या बात है, कोई नया शेफ रखा है क्या? खाने का स्वाद तो बहुत अलग और टेस्टी लग रहा है। मेरा तो कुछ दिनों से यही सब खाने का दिल कर रहा था। चलो, इस घर में बिना बताए मेरी भी सुनी जाती है। पर ये सब खाना तो पहली रसोई में बनाया जाता है। आखिर किससे तुम लोगों ने पूछकर खाने में ये सब बनाया? बड़ी मालकिन, माफ करना, पर हमने हमेशा की तरह सैंडविच, पराठे, रोटी, रायता बनाया है। ये सब छोटी बहू ने बनाया है। हमने मना किया था पर वो मानी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम इस घर में अपनी मनमानी करने लगी हो। हमें नहीं खाना ये खाना, सब उठ जाओ। नौकर, ये सारा खाना साफ करो और जो तुमने बनाया है उसे लगाओ। दादी सास के कहने पर सभी नौकर डर जाते हैं और जल्दी से सारा खाना हटाकर अपने हाथों का बनाया हुआ खाना लगाते हैं, जिसे खाकर पूरा परिवार अपने अपने काम पर जाता है। और ये सब देखकर नितिन और नेहा को काफी बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा हमेशा घर वालों का दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन नेहा दादी सास से मिलने उसके कमरे में जाती है, जहाँ दादी सास अपना चश्मा ढूंढ रही होती है। तुम इतना बहू, तुम हो क्या? देखो ना, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। टेबल पर ही रखा था, जरा ढूंढना। दवाई खाने का समय हो रहा है। दादी जी, मैं काकी जी नहीं, आपके पोते की बीवी नेहा हूँ। ये लीजिए आपका चश्मा। और आप बताएं मुझे आपकी दवाई कहाँ रखी है? अब से मैं खिलाऊंगी आपको समय पर आपकी दवाई, और मैं रखूंगी आपका ख्याल। नेहा आशा को चश्मा देकर उसकी दवाई निकालती है और देखती है कि दवाई एक्सपायर्ड है। अच्छा हुआ जो आज मैं आपको दवाई देने के लिए आ गई दादी जी। दवाई की एक्सपायरी डेट खत्म है। मैं अभी नितिन को फोन करके आपकी दवाइयां मंगवाती हूँ। बिना किसी के कुछ बोले नेहा नितिन को फोन करती है और दवाइयों की फोटो खींचकर भेज देती है। कुछ देर में नितिन अपनी दादी की दवाइयां लेकर आता है, जिसे नेहा दादी सास को खिलाती है और अपने लिए इतना प्यार और सेवा देख दादी सास खुद से कहती है, गरीब घर से है पर संस्कार कितने अच्छे हैं। मेरी और भी बहुएं हैं, पर उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं पड़ती। मुझसे वो चाहती तो है कि मैं कल मर जाऊं, सो आज मरूं, पर ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे आशा नेहा को पसंद करने लगती है, तो वहीं नेहा अब अपनी सास और काकी सास को खुश करने में लगी रहती है। सुमित्रा को पकवान बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपनी काकी सास के लिए नए नए तरह तरह के पकवान बनाती है। काकी जी, आपको नए नए पकवान बहुत पसंद है ना, इसलिए देखो मैं आपके लिए चावल के पकौड़े और रसम राइस बनाकर लाई हूँ। बहू, मुझे बुरा मत समझना, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी एक बहू है निशा, वो इतने अमीर घर से है पर गुण बिल्कुल नहीं है उसमें। पर तू कितनी गुणी है, पर तेरी सास को तेरी कदर ही नहीं। काकी जी, जैसे आपने और दादी जी ने मुझे अपना लिया, देखना धीरे धीरे मैं सबका दिल जीत लूंगी। फिक्र मत कर बहू, उन्हें अपनाना ही पड़ेगा तुझे। भला ऐसी बहू को कौन नहीं अपनाएगा। और तू नहीं जानती, शादी से पहले बहुत नाटक किए थे इन्होंने, पर अब देखो तेरे आने के बाद खुद भी यही है और नितिन भी तुझे लेकर यही आ गया है। काकी सास से बातें करके नेहा को काफी अच्छा लगता है और वो दूध लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ पैरों की सूजन और दर्द से परेशान शांति अपने पैर खुद दबा रही होती है। ये देख नेहा अपनी सास के पैर दबाने लगती है। छोड़ मेरे पैर, तुझे क्या लगता है तू ऐसे करके मेरा दिल जीत लेगी? बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, मैं आपका दिल जीत पाऊँ या ना जीत पाऊँ, पर मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकती। पापा जी आते ही होंगे, उन्होंने कल एक फाइल आपको दी थी रखने के लिए। आप शायद भूल गई होंगी, पर मैंने बेड से उठाकर उसे अलमारी में रख दिया था। इस तरह नेहा अपनी सास का काफी ख्याल रखती है और जब वो अपनी सास से बातें कर रही होती है तभी वहां विनोद आता है और जब उसे ये पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका खोया हुआ सामान नेहा की वजह से मिल रहा है, तो वो भी नेहा को धीरे धीरे अपनाने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार बैठकर विनोद के 52 साल बर्थडे की प्लानिंग कर रहा होता है, जिसमें नेहा बोलती है, मैं नहीं जानती कि आप लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं,
पर अगर हम 12 बजे ही घर सजाकर पापा जी का केक कटवाएं तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, ये सरप्राइज बहुत अच्छा है, वरना पापा तो अपना बर्थडे ही नहीं बनाते और उस दिन पापा की पसंद का खाना बन जाता है। मुझे भी नेहा का प्लान पसंद आया। आपको अपने छोटे भाई की बीवी की सारी बातें बड़ी पसंद आती है। भूल गए माँ जी ने क्या बोला था? कोई जरूरत नहीं है उससे इतने प्यार से पेश आने की। तुम चुप करो माँ, और पापा जो गलती कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, गरीब है तो क्या हुआ, गरीब क्या इंसान नहीं होते। एक एक करके सभी नेहा के प्लान को मंजूरी दे देते हैं। देखते ही देखते विनोद का जन्मदिन आ जाता है और उस रात 12 बजे नेहा अकेले पूरा घर सजाती है, यहाँ तक कि अपने ससुर का कमरा भी, और अपने ससुर की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कमरे में ले जाती है और उन्हें केक काटने को कहती है। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे पापा! मैं पापा का फेवरेट चॉकलेट केक बनाकर लाती हूँ, पापा को पसंद है ना? नेहा अपने ससुर के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट केक बनाने के लिए जाती है। वहीं विनोद अपने पूरे परिवार से कहता है, नेहा भले ही गरीब घर की है, हमने पूरी कोशिश करी कि उसे ना अपनाए, पर वो बहुत अच्छी लड़की है। नेहा बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी बहू मैं अपने बेटे के लिए चाहता था। अरे बेटा, नेहा मुझे भी बहुत पसंद है। उस बेचारी का हमने गृह प्रवेश भी नहीं करवाया और ना ही उसकी शादी की कोई पार्टी रखी, इसलिए मैंने तो सोच लिया हम अपनी बहू के लिए 50 लाख का लहंगा बनवाएंगे और उसकी रिसेप्शन पार्टी रखेंगे। जब हमारी बहू 50 लाख का लहंगा पहनकर निकलेगी तो कोई उसे गरीब नहीं कहेगा। निशा और पूजा ये सब देखती हैं कि उसकी गरीब देवरानी के लिए पूरा परिवार 50 लाख का लहंगा लेने वाला है, तो वो दोनों जल जाती हैं और अकेले कमरे में बैठकर बातें करती हैं। हम इतने अमीर घर से आए हैं, पर इन्होंने हमें शादी में सिर्फ 20 लाख का लहंगा दिया और उस गरीब के लिए 50 लाख का लहंगा लेने वाले हैं। पता नहीं उस गरीब ने क्या जादू किया है इन सब पर, जो उसके लिए 50 लाख का लहंगा ले रहे हैं। मैं उस गरीब को तो कभी नहीं अपनाने वाली। मैं भी देखती हूँ कैसे वो अपने रिसेप्शन पार्टी में 50 लाख का लहंगा पहनती है। पूरा घर नेहा को अपना चुका था, पर निशा और पूजा अब भी अपनी देवरानी को अपनाना नहीं चाहते थे। अब अगले ही दिन पूरा परिवार मॉल जाता है और बड़े बड़े शोरूम में काफी महंगे लहंगे देखते हैं, पर उन्हें एक भी लहंगा पसंद नहीं आता। अरे भैया, मेरी उम्र 70 की हो गई है। जब मुझे ही तुम्हारे लहंगे पसंद नहीं आ रहे तो मेरी बहू को क्या पसंद आएंगे? अम्मा जी, अगर आपको हमारे शोरूम का लहंगा पसंद नहीं आ रहा है ना, तो आपको कहीं का लहंगा पसंद नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ मनीष मल्होत्रा को साइन कर लो, वो बना देगा आपकी बहू के लिए डिजाइनर लहंगा 50 लाख का। बहू, मुझे तो दुकान के लहंगे पसंद नहीं आ रहे। तू विनोद से कह कि वो किसी डिजाइनर से बात करे। अब मैं अपनी बहू के लिए 50 लाख का लहंगा बनवाऊंगी। अगले ही दिन विनोद घर में कुछ डिजाइनर को बुलवाता है और वो सभी नेहा का नाप लेते हैं। ये देख नेहा काफी हैरान होती है। माँ जी, ये सब सिर्फ मेरा ही नाप क्यों ले रहे हैं? बहू, क्योंकि घर में एक छोटी सी पार्टी है, तेरे पास अच्छे कपड़े होंगे ना, इसलिए बनवा रहे हैं। अब जैसी भी है तू इस घर की बहू है, हम नहीं चाहते कि समाज हम पर हंसे। देख रही हो दीदी, कैसे इस गरीब से झूठ बोलकर इसे 50 लाख का लहंगा गिफ्ट किया जा रहा है। नेहा के लिए 50 लाख का लहंगा बनता देख दोनों बहू नेहा से इतना जलती हैं कि नेहा को देखकर मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही एक शाम दोनों बहू रसोई में काम कर रही होती हैं और नेहा उनका दिल जीतने के लिए रसोई में आती है। मैं जानती हूँ आप दोनों को खाना बनाना पसंद नहीं है, आज मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शौक से हमारी मदद करो। चलो दीदी, जब हमारी गरीब देवरानी है तो हम क्यों काम करें। इतना बोल जैसे ही पूजा निशा रसोई से जाने लगती है कि वहां सुमित्रा आ जाती है और वो दोनों नेहा के साथ खड़ी होकर खाना बनाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात जब नेहा अपनी सास के लिए दूध लेकर जा रही होती है तो रात के 12 बजे अपनी नंद के कमरे की लाइट जलता देख वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि काजल असाइनमेंट बना रही है। इतनी रात हो गई, सो जाओ, कल असाइनमेंट बना लेना। भाभी, आप गरीब घर से हो, पता नहीं पढ़ाई करी भी है या नहीं, पर मुझे असाइनमेंट कल के कल देनी है, मैं सो नहीं सकती। मेरे पापा मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरा कॉलेज खत्म होते ही मेरे पिता की मौत हो गई, जिसके बाद मुझे अपनी माँ के साथ चाय बेचना पड़ा और तुम्हारे भैया से मुलाकात हुई। हम दोनों का सब्जेक्ट सेम है। लाओ, मैं तुम्हारा असाइनमेंट बनवाती हूँ। माफ करना भाभी, मुझे पता नहीं था। मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। और आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं तो माँ को जल्दी से दूध देकर आओ और मेरे साथ लग जाओ। सुबह सारा असाइनमेंट सबमिट करना, समय बहुत कम है। नेहा अपनी बिना नींद की परवाह किए पहले अपनी सास को दूध देकर आती है और काजल के साथ उसका असाइनमेंट बनवाती है और सुबह घर में सबसे पहले उठकर काम करती है। साथ ही पूजा और निशा की भी काफी मदद करती है। ये देख अब पूजा और निशा का दिल भी पिघल जाता है। नेहा, तुम सारी रात नहीं सोई?
काजल का असाइनमेंट बना रही थी। सुबह उठकर भी तुमने काम किया और हमारा भी काम करवाया, और अभी तुम हमें आराम करने के लिए बोल रही हो। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरा फर्ज बनता है आप सबकी बात सुनना, और आप दोनों को काम करना पसंद नहीं है ना, बस इसीलिए। तुम हमारे बारे में कितना सोचती हो, और हम तुमसे जल रहे थे। तुम्हारे 50 लाख के। पूजा बोलते बोलते चुप हो जाती है और निशा पूजा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और घर में सजावट का काम शुरू होता है। अपने इतने बड़े घर में सजावट का काम होता देख नेहा बड़ी हैरान होती है और पूरा परिवार उसके लिए 50 लाख का लहंगा लेकर उसके कमरे में जाते हैं। बहू जल्दी से तैयार हो जा, शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी भी होती है, और हमने तो तेरा गृह प्रवेश तक नहीं किया, इसलिए हमने तेरी शादी की छोटी सी पार्टी रखी है। और हम सब ने तेरे लिए 50 लाख का लहंगा बनवाया है ताकि घर आए मेहमानों को समझ आ सके। बहू गरीब घर से है तो क्या, ससुराल तो उसका अमीर है। क्या 50 लाख का लहंगा? भला मैं ये लहंगा कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? बहू तुम इतनी अच्छी हो, तुमने अपनी सोच, प्यार, संस्कार से हम लोगों का दिल जीता है, और हमने अपनी सारी बहू को समय के अनुसार महंगे लहंगे दिए हैं। और अगर हम तुम्हें 50 लाख का लहंगा दे रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है? नेहा, मैंने कहा था ना, मेरे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। समझो ये हमारी वेडिंग गिफ्ट है। अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना 50 लाख का लहंगा पहनकर स्टेज पर आती है। रिसेप्शन पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे जो नेहा का 50 लाख का लहंगा देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। शांति बहन, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी छोटी बहू गरीब घर से और तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ तुम्हारे बेटे ने इस लड़की से शादी की। बिल्कुल सही सुना है बहन तुमने। तभी तो नितिन की शादी का कार्ड भी नहीं आया और इसकी शादी के 2 महीने बाद हमें रिसेप्शन पार्टी का कार्ड मिल रहा है। हाँ, मेरी बहू गरीब घर से, इसीलिए हमने उसे नहीं अपनाया था। पर जब हमारी बहू हमारे घर आई तो उसने हमारी सोच बदल दी, और इसीलिए आज हमने ये पार्टी रखी है ताकि हम अपने सभी रिश्तेदारों से अपनी बहू को मिलवा सके। अच्छा, तो अब बहू से प्यार है इसीलिए बहू के लिए स्पेशल 50 लाख का लहंगा बनवाया है। पर जो भी कहो, तुम्हारी बहू पर 50 लाख का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, मानो जैसे ये लहंगा सिर्फ नेहा बहू के लिए ही बनाओ। घर आए सभी लोग नेहा और उसके 50 लाख के लहंगे की काफी तारीफ करते हैं, तो वहीं सब स्टेज पर जाकर नेहा को कुछ गिफ्ट और आशीर्वाद देते हैं। बेटा, तुम जैसी संस्कारी और होशियार लड़की बहुत कम लोगों को बहू के रूप में मिलती है। हमेशा ऐसे ही रहना, और तुम्हारा ये 50 लाख का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 50 लाख का लहंगा पहनने को मिलेगा। घर वालों ने कितनी चालाकी से मेरे लिए 50 लाख का लहंगा बनवा दिया और मुझे पता ही नहीं चला। आज तुम्हें खुश देखकर और तुम्हारा 50 लाख का लहंगा देखकर मुझे यकीन हो गया, मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है। नेहा 50 लाख का लहंगा पहनकर नितिन के साथ काफी सारी कपल फोटो लेती है, साथ ही कुछ फैमिली फोटो भी, और उस दिन नेहा का सबसे हसीन दिन बन जाता है जिसे नेहा हमेशा याद रखती है। और अब नेहा के ससुराल में कोई उसे उसकी गरीबी के लिए ताने नहीं कसता और पूरा परिवार एक साथ इसी तरह हंसी खुशी रहता है।